हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हम कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी हमने बहुत सारे वेज पढ़ लिए हैं, बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं जहाँ से प्राइमरी डेटा इकट्ठा होता है। ठीक है जी, एक लास्ट मेथड जहाँ से प्राइमरी डेटा इकट्ठा होता है, उसके बाद हम फटाफट से सेकेंडरी डेटा पर शिफ्ट हो जाएंगे। आज भी चैप्टर पूरा तो खत्म नहीं हो रहा, एक आध टॉपिक, एक आखिरी टॉपिक बच जाएगा बेटा। चलो खैर, पढ़ना शुरू करते हैं। बाबू, लास्ट मेथड है क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। आराम से सुनना जरा बेटा। इससे पिछला ही मेथड था मेल्ड क्वेश्चन एयर मेथड। अब सब चुप रहेंगे बेटा और सामने देखेंगे। बेटा, इससे पिछला ही मेथड था मेल्ड क्वेश्चन एयर मेथड। अब मेल्ड क्वेश्चन एयर मेथड में क्या होता था बेटा, आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन लिखकर भेज देते थे, या चिट्ठी या इलेक्ट्रॉनिक मेल, आज की मेल ईमेल कर देते थे। ठीक है जी। अब उसकी अपनी एडवांटेज और लिमिटेशन थी, पर यहां पर बेटा एडवांटेज लिमिटेशन, थोड़ी सी एडवांटेज बढ़ जाएंगे, लिमिटेशन कम हो जाएगी। जब बेटा क्वेश्चन यार जाएगा एन्यूमरेटर फिल करने, अब वो वाली बात तो नहीं रह गई ना, कल हम पढ़ रहे थे लिमिटेशन में कि ये मेथड उन्हीं लोगों के लिए सुटेबल है जो लोग एजुकेटेड है ना। अगर एजुकेटेड लोग नहीं थे तो बेटा मेड क्वेश्चन यार का कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगर एन्यूमरेटर जा रहा है तो ये वाली बात भी नहीं रह गई, क्योंकि एन्यूमरेटर को हम उसी उसी पर्सन को हम एन्यूमरेटर अपॉइंट करेंगे जो उस लोकल एरिया की लैंग्वेज में इक्विप हो। लेट सपोज कि किसी लोकल एरिया की लैंग्वेज तेलुगु है और आपने वहां से सर्वे करना है, तो आप एन्यूमरेटर भी ऐसे अपॉइंट करेंगे जिसको तेलुगु आती है। जहां भाई उनकी भाषा में क्वेश्चन पूछ, आंसर लिख के लेके आ। अब भैया चाहे अनपढ़ भी हो, वो क्वेश्चन पूछ ही लेगा और वो जो बताएंगे एन्यूमरेटर लिख ही जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, कल बेटा हमने एक और लिमिटेशन पढ़ी थी, मिस इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस भी खत्म। आप क्वेश्चन लिखकर भेज देते थे, मेल कर देते थे, अब सामने वाला जैसा चाहे वैसा इंटरप्रेट कर सकता है। यहाँ पर बेटा मिस इंटरप्रिटेशन वाली बात भी खत्म। आप बताओगे भैया इस क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या, एन्यूमरेटर समझा के आएगा मेरा मतलब ये है इस क्वेश्चन से, तो मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं होगा। पर ये मेथड उस मेथड के कंपैरिजन में काफी कॉस्टली है। भाई चिट्ठी भेज देना या ईमेल कर देना, ऑलमोस्ट कॉस्ट जीरो अगर ईमेल कर रहे हो तो। ठीक है ना जी। लेकिन एन्यूमरेटर को भेज रहे हो हर पर्सन के पास, तो भैया कॉस्ट तो देखो बन जाएगी बहुत अच्छी खासी आपकी। ठीक है, समझ में आती है। तो वो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। सेकेंड पॉइंट मैं पढ़वा रहा हूं। कहते द एन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड फिल्स अप द शेड्यूल हिमसेल्फ। आगे की बात बाद में, पहले इतनी बात पे एनालिसिस। बेटा एन्यूमरेटर हेल्प करेगा इन्फॉर्मेंट की कि क्वेश्चन का ट्रू नेचर क्या है, कि वो इस मिस इंटरप्रेट ना कर ले कि मैं बता रहा हूं क्वेश्चन का मतलब ये है। और कहता है शेड्यूल भी फिल करेगा। ये शेड्यूल क्या है सुन लो, लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, द क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर स्लैश एन्यूमरेटर इज नोन एज शेड्यूल। देखो, अगर किसी क्वेश्चनियर को इन्फॉर्मेंट खुद भरते हैं, रिस्पोंडेंट खुद भरते हैं, तो उसे हम क्वेश्चनियर ही बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चनियर को इन्वेस्टिगेटर फिल करता है या एन्यूमरेटर फिल करता है आपके भी यहां पर, उसे बेटा डिफरेंस डालने के लिए वर्ड शेड्यूल बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना जी, कि आपके लिए क्वेश्चनियर वर्ड मतलब है अगर इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट खुद फिल करे, इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर करे तो उसको बोलेंगे शेड्यूल। ये डिफरेंस डालने के लिए टर्म डाली गई है। समझ में आती है जी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू गेट रिलायबल इन्फो द एन्यूमरेटर शुड बी टेक्टफुल, वेल ट्रेन्ड, अनबायस्ड एंड हार्ड वर्किंग। बाकी का तो पता नहीं, बस मेरा तो एनालिसिस एक ही वर्ड में, बाकी तो समझ ही गए भैया क्या क्या होना जरूरी है। टेक्टफुल होना बड़ा जरूरी है। दूसरे से इंफॉर्मेशन निकलवानी आसान समझ रहे हो आप, पता है कितना टेक्टफुल होना पड़ता है। टेक्टफुल मतलब समझते हो ना, क्लेवर। ऐसी तो आती है इन्फॉर्मेशन बात, कई बार हमें भी होना पड़ता है, हम भी निकलवाते हैं किसी एक बच्चे से दूसरे की info। होना पड़ता है टेक्टफुल यार, ऐसे नहीं आती इन्फॉर्मेशन बात, है ना। सारे तरीके तो तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ एक तरीका बता देता हूँ तुम्हें मैं,
कभी कभी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, खैर ये बच्चों पे नहीं किया हुआ मैंने कभी इस्तेमाल। अब मान लो मेरा ही कोई दोस्त घूमने गया, मुझे बिना बताए चला गया घूमने, और मुझे ये पता लग गया वहां से घूमने गया, अच्छा ठीक है जी। अब मेरे को जानना है कहाँ घूम क्या, मैंने फोन मिला दिया उससे, मैं कहा "हाँ भाई पता लग गया, मुझे दिल्ली उड़ा के आया 50,000 रुपये। दिल्ली थोड़ी गया, देहरादून गया था। कहा यही जानना था, कहाँ गया था तू। तो अब कभी कभी टैक्टफुल होना पड़ता है इन्फो निकालने के लिए, तो ऐसे ही टैक्टफुल हो जाओ तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। बाबू जनरली ऐसा मेथड बेटा प्राइवेट बॉडीज इस्तेमाल नहीं करती। मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई साहब, आप डिले होते रहोगे, सबसे ज्यादा परेशानी आप दोनों को होती है फिर डिले होने पे, सबसे ज्यादा परेशान होंगे फिर। मेरा तो टारगेट जितना है वो पूरा होगा। बेटा ऐसा मेथड प्राइवेट प्लेयर प्राइवेट बॉडीज इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि हद से ज्यादा कॉस्टली है, हद से ज्यादा कॉस्टली। ऐसा मेथड इस्तेमाल कौन करता है, मेनली एक ही बॉडी है, गवर्नमेंट, वही पैसे खर्च कर सकती है। ठीक है ना जी, और सेंसस इसी मेथड से इकट्ठा होता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं, सरकारी टीचर लेके आते हैं, पूछते हैं जी आपके परिवार में कितने लोग, अच्छा जी कोई बीमारी तो नहीं, कितने लोगों के पास कितना काम है, मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड है प्रैक्टिकली, सारी बातें लिख कर रखे जाते हैं। तो गवर्नमेंट ही करा सकती है सर्वे, पूरा इंडिया कवर करते हैं 140 करोड़ लोग। कहने की बात है ये, कितना कॉस्टली पड़ेगा आप खुद समझ लो इस चीज। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी की। वैसे तो आप पढ़ दो, कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बस लास्ट पॉइंट में पढ़ देता हूं। द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट। बेटा इन्वेस्टिगेटर खुद भी, या अगर इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा क्वेश्चन यार फिल करने, मतलब शेड्यूल को फिल करने, तो एन्यूमरेटर वो ऐसा पॉइंट करता है जिसको लोकल लैंग्वेज आती हो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ लोगों से भी सामना हो सकता है, लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तभी बेटा कुछ रिप्लाई निकल के आएंगे, वरना सर्वे करना यूजलेस है। ठीक है जी, मेरिट्स, शक्ल शक्ल देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, फटाफट से बढ़ना एक बार। एक मेरिट जिस पे मैं जिक्र करूंगा वो है कंप्लीटनेस। देखो बेटा, अगर मेल्ड क्वेश्चन यार होते, तो मैंने कल बात की थी 10 क्वेश्चन आपने एमसीक्यू बेस्ड लिख दिए, 5-4 क्वेश्चन आपने सब्जेक्टिव लिख दिए, तो सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्टिव कौन लिखेगा आंसर, वो क्या करता था फटाफट चॉइस वाले क्वेश्चन फिल करे और वापसी भेज दिया, रिवर्ट कर दिया आपको। बेटा कभी भी लेकिन अगर आप क्वेश्चन यार एन्यूमरेटर से फिल करा रहे हैं, तो हमेशा वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, एन्यूमरेटर नहीं आ रहा बिना आंसर लिए, क्योंकि लिखना उसको है, सामने वाला तो 2 मिनट में बोल देगा, वो लिखता रहेगा बैठ के। यहां पर बेटा क्वेश्चन यार 100% फेल होंगे, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां नहीं होते थे। इसलिए कंप्लीटनेस वाली एडवांटेज तो होगी। बाकी बताओ जी, कुछ बताना है तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या चीज बताऊं। पढ़ो एक बार फटाफट से बताओ, कुछ बताने वाला है तो। थर्ड पॉइंट समझ में आता है। मेल्ड क्वेश्चन एयर में क्या है, मैं किसी को पर्सनली जानता हूं कि नहीं जानता हूं, मैं सर्वे करना चाहता हूं उसके ऊपर, मेरे पास ईमेल एड्रेस है, फटाफट से मेल कर दी, जानना कौन सा जरूरी है ईमेल करने के लिए, ईमेल कर दी रिप्लाई आ गया, ठीक नहीं आया तो भी ठीक। लेकिन भैया अगर सामने वाले के पास जाके आंसर लिख कर लाने हैं, तो भैया पर्सनली जानना जरूरी है, ऐसे कोई आपको टाइम देगा ही नहीं। ठीक है ना जी, और पर्सनल कॉन्टेक्ट बन भी जाएंगे अगर एक बार ढंग से मिल लोगे तो। आगे बढ़ते हैं जी, लिमिटेशन की बात करते हैं। महंगा है पता है, एन्यूमरेटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पता है, उसके बिना कैसे फिल करोगे। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग है ये भी पता है। ठीक है जी बाबू, अगर एन्यूमरेटर को भेजा और 20 क्वेश्चन भी हुए तो एक आदमी पे पौना घंटा लगा के आएगा, टाइम कंज्यूमिंग इतना है। गलती से आपका सर्वे 1 लाख लोगों पे हो तो आप तो तंग ही हो जाओगे। ठीक है ना जी, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, हद से ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए बेटा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। और पार्शियलिटी ये हो सकती है, अगर एन्यूमरेटर बायस्ड हुआ तो अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर लिखाएगा और सर्वे की बैंड बच जाएगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, लगभग सभी स्कूल के हाफ ईयरली में आ चुका होगा।
आ चुका है सभी स्कूल के आप एर्ली में, सभी स्कूल के आप एर्ली में आ चुका होगा। अगर आपको गलती से ये लगता हो ना कि ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, पिछली बार की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तब भी बोला था कि कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसके आप एर्ली में नहीं आएगा, तो वो होता है कि किसी की बात आप सीरियस लेना नहीं चाहते। ठीक है जी। अगर कोई स्कूल बचा है, या तो पीरियोडिक में भी आ चुका होगा, नहीं आया तो तैयारी कर लो, फाइनल में कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म्ड, साल नहीं बीतता ये क्वेश्चन आ जाता है। और गलती से फाइनल में नहीं आया, पेपर फाड़ कर गया, दोबारा देनी है 11। ठीक है जी, कंफर्म्ड क्वेश्चन है ये, सच बता रहा हूं मैं, अगर किसी स्कूल में अभी तक नहीं आया है तो। चलो खैर फटाफट से पढ़ते हैं एक बार। बाबू एक अच्छे क्वेश्चनियर की क्वालिटीज क्या है? आज बिल्कुल कसम खा लिया कि पढ़ना नहीं है, स्पर्श नहीं पढ़ना, हत ना करो ना, अगर इग्नोर कर रहा है सामने वाला तो इसका मतलब थोड़ी। बेटा एक अच्छे क्वेश्चनियर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पढ़ते हैं। सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है भाई, 200 क्वेश्चन डाल के नहीं आ सकते आप, सामने वाले का फिर तो इंटरेस्ट बिल्कुल ही जीरो है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, जितना आपको लगे कि ठीक है यार कोई 15-20 मिनट दे सकता है, 10-12 क्वेश्चन पूछ लो बहुत है। ठीक है ना जी। फिर सिंपलिसिटी, बेटा लैंग्वेज बहुत सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज मत लिखाना कि वो सामने वाला क्वेश्चन का मतलब इंटरप्रेट ना कर पाए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा बेवकूफ लोग अपने सर्वे में क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़िया सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, आपकी इनकम कितनी है, छठे नंबर पे पूछेंगे आपका नाम कितना है, कहेगा हाँ पहले नंबर पे तो मुझे मेरी सर्वे का आंसर चाहिए था, अब तेरा नाम जान लेता हूँ। तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई आदमी कितना ही पागल हो सकता है। ठीक है जी, तो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन का, पहले बंदे की पर्सनल डिटेल ले लो, उसके बाद ही अपने क्वेश्चन फायर करने शुरू करो। और इनकम वाला क्वेश्चन पहले नंबर पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है भाई मेल्स की ईगो हट हो जाती है, इनकम वाली चीज तो बहुत साइड होनी चाहिए। कोई सही नहीं बताने वाला दुनिया में, एक मेल नहीं होगा जो आपको अपनी इनकम सही बता देगा। ठीक है ना, ईगो जुड़ी होती है उस चीज से। आगे बढ़ते हैं जी। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, बेटा कोई भी पर्सनल क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है ना जी, आप किसी के पर्सनल लेवल पे थोड़ी जा सकते हो, पर्सनल क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये तो नहीं हो सकता ना, है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इधर देखना, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है, पर मैं एक बात बोल देता हूं, इंडिया में कंट्रोवर्सी दो ही चीजों पे होती है, रिलीजियन और पॉलिटिक्स। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल इन दोनों सेंसिटिव मुद्दों को टच मत करो, वरना भैया आप कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे इन चीजों से, इतनी कंट्रोवर्सी है भाई। कोई अच्छा, कभी कोई एक्सेप्ट कर सकता है कि मेरा रिलीजन कम है दूसरे से? कोई एक्सेप्ट कर सकता है? अगर कोई सपोर्टर है बीजेपी का और कोई कांग्रेस का, वो कहेगा नहीं नहीं मेरी पार्टी अच्छी, भाई ये चीजों के कभी कंक्लूजन निकल ही नहीं सकते, इसलिए ना ही पूछे जाए तो ज्यादा अच्छा। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मत करो, अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा ना, अगर किसी के अगेंस्ट हुआ, उसने वहीं से ही बेटा क्वेश्चन को फाड़ के फेंकते, खत्म हो गया बस। ठीक है ना जी, आकाश भाई बोस करना, आगे बढ़ो। बेटा क्वेश्चन का एक और अच्छी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है बेटा, कैलकुलेशंस को अवॉइड करो। अगर कोई कैलकुलेशन करने लायक भी क्वेश्चन है तो वो कैलकुलेशन एन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर खुद परफॉर्म करे, रिस्पोंडेंट से ना कराए। अब रिस्पोंडेंट क्या कर ले भाई, मैं कैलकुलेटर लेके बैठू पहले इसके लिए, शायद उसका इंटरेस्ट आप जीरो कर दोगे अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो। क्लियर है ना जी बात। उसके बाद प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, बेटा सर्वे का मतलब तो सबको ही पता है, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब क्या है? अगर मान लो आप सर्वे करने जा रहे हो 20,000 लोगों पे, तो ऐसा ना करो सीधा 20,000 लोगों तक अप्रोच करने की कोशिश करो, पहले एक सर्वे कर लो। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे बोल रहे हैं 100 लोगों तक अप्रोच करो, और आप देख लो कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इन क्वेश्चन में, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन चेंज करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो तुरंत मॉडिफाई कर दो, फिर अप्रोच करने की कोशिश करो 20,000 लोगों को। ठीक है जी, पहले पायलट सर्वे करो। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है बेटा, अगर क्वेश्चन यार फिल कराने सबसे ऊपर दी जाने वाली चीज इंस्ट्रक्शन। सीबीएसई बोर्ड पेपर सॉल्व कराता है, सबसे पहली चीज तो इंस्ट्रक्शन ही है ना।
ठीक है ना जी, कितना टाइम अलॉट होगा, इतने मार्क्स का पेपर है जी, इतने क्वेश्चन कंटेन करते हैं 1 मार्क्स। ठीक है जी, ये 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 50 to 100 वर्ड में लिखने हैं, सारी इंस्ट्रक्शन होती है ना। तो बेटा क्वेश्चन यार फिल करने के लिए सबसे ऊपर जो चीज होनी चाहिए वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। क्रॉस वेरिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए जो बेटा आप मतलब सामने वाले के आंसर को आप क्रॉस वेरी कर पाओ। जैसे कि बेटा मान लो मैं अपने सर्वे का एग्जांपल दे रहा था बहुत दिन पहले कि मुझे कॉमर्स साइड के टीचर पे सर्वे करना है। मान लो मैं देखना चाहता हूँ कितने कितने बच्चे एनरोल करते हैं और क्या क्या टॉपर निकालते हैं। तो बेटा कभी ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन कि आपके पास जो स्टूडेंट एनरोल होते हैं उनकी एक वो क्या रेंज क्या है, 0 to 50 और 51 to 100 और 101 to 150, आपने रेंज में पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, सामने वाले ने टिक कर दी कोई रेंज, लेट सपोज 0 to 50। सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन ये पूछ लो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो करंट ईयर में एनरोल हुए, मान लो उसने लिख दिया 45, तो क्रॉस वेरीफाई हो गया जी, वहां बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए जो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है जी, वरना आपको पता है झूठ बोलने की तो कोई सीमा है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। बाबू अगर आपने क्वेश्चन यार भेज दिए, सामने वाले ने फिल भी कर दिए लेकिन वापसी नहीं भेजे, तो क्या, तो कभी सर्वे पूरा ही नहीं हो पाया। आपको ये रिक्वेस्ट तो करनी है कि मेरा एड्रेस ये है, इस पर भेजना जरूर, मुझे रिवर्ट जरूर करना, तभी तो आपका सर्वे पूरा हो पाएगा। ये हैं जी गुड क्वालिटीज जो एक क्वेश्चन में होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं जी। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, बस मेरे पास एक ही टॉपिक है अभी कराने के लिए, ठीक है ना जी, मैं पब्लिश सोर्सेस कराऊंगा, अनपब्लिश सोर्सेस कल के लिए पेंडिंग रहेंगे। ठीक है जी, तो वो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस कौन कौन से हैं, पब्लिश सोर्सेस और अनपब्लिश सोर्सेस, समझते हैं ना सेकेंडरी डेटा क्या है, जो सेकेंडरी सोर्स है इकट्ठा हो। बेटा अगर कोई डेटा अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन पर इकट्ठा हो चुका है, यानी कि जहां डेटा जनरेट हुआ वहीं से आप उठा लाए, उसे बोला करते थे हम प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी डेटा। अगर एक बार आपने प्राइमरी डेटा इकट्ठा करा और उसको पब्लिश कर दिया कहीं, बस अब उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ही वो डेटा पब्लिश हुआ वो सेकेंडरी हो गया। मैं बोलता हूं इकोनॉमिक टाइम्स ने कोई सर्वे किया, ठीक है जी, कभी नहीं किसी ने किया, बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास है, जैसे उन्होंने पब्लिश करी अभी सेकेंडरी डेटा हो गया, कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। मेनली इंडिया में बेटा पब्लिश्ड सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहां से आपको इन्फो मिल सकती है, सेकेंडरी डेटा कहां से मिल सकता है सर, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है बेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट पब्लिश करती है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है बेटा जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। तो बेटा ये सब सोर्सेस हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स की जितनी टर्म आज तक सुनी है आप लिख देना, इन सबका डेटा मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सबके बारे में इकोनॉमिक्स की तो टर्म है ये सारी की सारी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारे डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, फिर उस दिन वाली हरकत हो रही है अब ये। अब उससे पूछ ले एक बार, मैं कितनी बार देख चुका हूं तुझे, तुझे समझ नहीं आ रही और उसे भी समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, आज अक्सर आपको भी समझ नहीं आ रही, समझ में आ रही है जी अब बात। अगर अब आवाज आई ना तो मैं अब भाई साहब मेरे को फिर मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। एक बार फटाफट से इतनी बात पढ़ना। वैसे बता देता हूँ जितने टर्म बोली सारी इकोनॉमिक्स के टर्म है। सुनो जी, कहता है इंपॉर्टेंट पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डेटा पब्लिश करती है। अभी ये जो ऊपर जितने भी एग्जांपल थे सारे डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लाती है। मैंने दोबारा एग्जांपल बोलने सुन लो बाबू। इन्फ्लेशन रेट,
एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी की बात करो, नेशनल इनकम की बात करो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करो, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करो, एक्सपोर्ट डेटा की बात करो, इंपोर्ट डेटा की बात करो, सारे सरकार छापती है, कभी भी उठाए जा सकते हैं, इतनी सारी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला सोर्स सेकेंडरी डेटा का अच्छा सोर्स यही है बेटा। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये मैं बड़े काम की बात बोलूंगा, आराम से सुनना। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब सेमी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट को बोलते हैं। कुछ डेटा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट बॉडी के पास होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी पे होता ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनसे लोगे कैसे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। बर्थ रेट, बर्थ का डेटा और डेथ का डेटा होता ही डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के पास है। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं, तो कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, उसे शमशान घाट में जलाया जाता है, अब उसके परिवार के लोगों को ना डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लगेगा। जैसे कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे है, लॉकर में पैसे है, वो रिलीज कराने के लिए हर जगह डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो फंड रिलीज होंगे। ठीक है जी, अब डेथ सर्टिफिकेट बनता कैसे है? आप जिस भी शमशान घाट में जलाते हो, वो शमशान घाट आपको लिख कर देता है कि किस बंदे की डेथ हुई है, आप कब जलाने आए, किस दिनांक में आए, सब कुछ लिख कर देता है। ये डेटा आप सहारनपुर नगर निगम में जमा कराते हैं, वहां से डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो डेथ का डेटा और बर्थ का डेटा होता ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट बॉडी के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छाप कैसे देंगी, दे कैसे देंगी? समझ में आती है जी आपको बात? क्लियर है बात? दूसरी बात, कोविड की जब इन्वोकमेंट हुई और आपने देखा डेली एक रिपोर्ट आती थी व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज जितने कोविड पेशेंट मिले, है ना? कौन देता था वो रिपोर्ट, किसी को पता है? सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक डिस्ट्रिक्ट में जो सीएमओ बैठता है, ठीक है जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो देता था वो रिपोर्ट। दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी रिपोर्ट डेली हर डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे होकर पहुंचती थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट पहुंचाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वहां से एक कंबाइंड रिपोर्ट आती थी कि आज पूरे इंडिया में इतने केस आए। डेटा तो देने वाला डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है। समझ आई बात? पक्का से सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आगे बढ़ जाओ, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत काम की बात। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट लिखे हैं, लेकिन दो की बात करूंगा स्पेसिफिकली। बात करूंगा एनसीईआरटी की, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म भी पता है। वो एजुकेशन में रिसर्च सबसे ज्यादा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक है वो एनसीईआरटी ही करता है। अब कितनी बार आप देखते हो एनसीईआरटी के रिसर्च पेपर अलग अलग चीजों को लेकर आते रहते हैं, जैसे कि कोर्स बदलने को लेकर कितनी बार हो चुका है। सर आपको पता है ना, बहुत सारा सिलेबस हट जाता है हमारे पास से और बहुत सारा नया सिलेबस ऐड हो जाता है। जैसे कि मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं, स्टार्टअप आया था हमारे चैप्टर 9 में ऐड हुआ है। सर 2 साल पहले ही हुआ है, 2-3 साल पहले। उससे पहले स्टार्टअप नाम की टर्म भी नहीं थी बिजनेस स्टडीज में। ये एनसीईआरटी तो देखता है। एनसीईआरटी कोई थोड़ा सर्वे थोड़ी करता है, थोड़ी रिसर्च थोड़ी करता है, उसका काम ही एजुकेशन पे रिसर्च करना है। हिस्ट्री में इतने जाहिलों के बारे में हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, सब हटानी थी। हाँ, हमारे देश के ऊपर राज करके गए हैं जाहिल, उनकी हिस्ट्री हमें पढ़ा रहे हैं। हटा दी ना एनसीईआरटी ने, तो भैया रिसर्च कर रहे हैं तभी तो पता उनको इन चीजों के बारे में। ठीक है ना जी? ऐसे ही एक और बॉडी है बेटा, आईसीएमआर। वो मेडिकल में रिसर्च करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। आईसीएमआर का काम बेटा कोविड के दौरान, मैंने इसका नाम बहुत बार सुना, शायद एक आध बार आपने भी सुन लिया। ये जो कोवैक्सीन, कोविशील्ड थी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आईसीएमआर ही दे रहा था। आईसीएमआर ही बता रहा था कि हम इतनी मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी डेटा 50% एक्यूरेट है, 60 एक्यूरेट है, अभी हम उसे वैक्सीन नहीं बोल सकते। उसने ही बताया कि अब ये वैक्सीन आने जा रही है कोविशील्ड के नाम से, कोवैक्सीन के नाम से। ये सब आईसीएमआर ही रिपोर्ट दे रहा था, सारी रिसर्च उसकी ही थी, वो भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा था। ठीक है जी? तो डेटा गवर्नमेंट से आ सकता है, सेमी गवर्नमेंट से आ सकता है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आ सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल पब्लिकेशन,
पता ही है हमें बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडी के नाम, WTO का नाम जैसे बिजनेस स्टडीज में सुना, WHO का नाम वैसे भी पता है हमें, वर्ल्ड बैंक का नाम पता है, IMF का नाम पता है, UNO का नाम पता है। ये सब रिसर्च पेपर निकालते हैं अलग अलग फील्ड के, ठीक है जी। WHO के रिसर्च पेपर तो क्या केसेस छुपे थे क्या कोविड में? रिसर्च पेपर ही तो आता था। अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस है, चाइना में सेकंड नंबर पे केसेस है, इंडिया में तो थे सबसे कम। भाई साहब शुरुआत ऐसी थी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, शुरुआत का WHO का रिसर्च पेपर क्या था कि हम इंडिया को नहीं बचा पाएंगे। जब कोविड की मॉकमेंट हुई तो WHO ने कहा कि हम इंडिया को बचा नहीं पाएंगे। उन्हें क्या पता, हमने असली माल खाया हुआ है, मोमोज, हमें नहीं बचा पाओगे तो। असली माल हमने ही खाया हुआ। हमारी इम्यूनिटी पता कितनी स्ट्रॉन्ग है, 2-2 प्लेट चाहिए हमें एक दिन की, तब भी कुछ नहीं होता हमें। ये कोविड क्या उखाड़ लेगा भाई। इंडिया की डेंसिटी इतनी थी ना पॉपुलेशन की, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डेंसिटी, आई होप इतना समझते होंगे कि अगर एक स्क्वायर किलो, मतलब मैं 1 किलोमीटर उठा लूं और एक स्क्वायर बना दूं 1 किलोमीटर का, तो उसमें कितने लोग रहते हैं, ये डेंसिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में 3-3 हजार 4-4 हजार लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, और कह रहे 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर। WHO कह रहा है ये बेचारे कहां से कर लेंगे 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन, ठीक है ना जी। जहाँ एक एक हॉस्टल में 50-50 लोग घुसे रहते हैं, ये तो कभी भी नहीं करेंगे मेंटेन, ये तो खत्म हो जाएंगे। उन्हें क्या पता सबसे ज्यादा केस इंडिया में कम है। ये जो ये जो दादी नानी के नुस्खे है ना, इन्होंने जिंदा रखा तुम्हें, सच बात है ये। आयुर्वेद जो है ना हमारे घर से निकलता नहीं, उसे नहीं जिंदा रखा हुआ था। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 बातें मेरे पास बचती हैं, फटाफट से खत्म कर रहा हूं बेटा। उसके बाद एक बात आती है प्राइवेट पब्लिकेशन की। बहुत सारी प्राइवेट बॉडी हैं जो बेटा अपना अपना स्टैट लाती हैं, जैसे कि एक बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज। बेटा बिजनेस स्टडीज में भी मेरे से नाम सुना है आपने इसका। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब कुछ और नहीं, शेयर मार्केट से है। 2 स्टॉक एक्सचेंज की बात मैं करता रहता हूं वहां पर आपसे, BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी तो अपना डेटा देती है कि इस मंथ इकोनॉमी में इतने रुपए नए इंजेक्ट हुए, इस महीने 5,000 करोड़ रुपए नए इंजेक्ट हुए इकोनॉमी में, यहां यहां इन्वेस्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये भी अपना रिसर्च पेपर देती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद बेटा रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन, बेटा बस सामने देखना, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। मैंने भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बात करी, स्टॉक एक्सचेंज भी अपने रिसर्च पेपर देती है। उसके बाद बेटा कुछ कमिटीज कुछ कमीशन है, जैसे कि और कुछ ना भी पता हो तो प्लानिंग कमीशन, इंडिया में बेटा प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाया करता है। 5 ईयर प्लान का नाम सुना? 2017 में आखिरी बार 5 ईयर प्लान बना, उसके बाद मोदी जी ने कह दिया कि हम 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे, अब डिफेंस प्लान का नाम दे दिया गया। यानी कि इंडिया के पास अब कोई फॉर्मल 5 ईयर प्लान नहीं है। आपको पता है ना प्लानिंग कमीशन को कौन लीड करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी चेयर पर प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का हेड होता है। सेम वे जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बैठा होता है वो NCERT का हेड होता है, बिना कुछ कहे, ठीक है ना जी। तो बेटा प्लानिंग कमीशन भी अपने रिसर्च पेपर दिया करती थी, जिसका इस्तेमाल आप एज अ सेकेंडरी डेटा कर सकते हो, ठीक है जी। आज भी पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है, जो भी प्लानिंग कमीशन ने डेटा दिया। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, बेटा बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन काम करती हैं, जैसे कि सहारनपुर में सहारनपुर व्यापार मंडल एक बॉडी है, या मैं आपको ये बोलूं आपके फादर किसी मार्केट में शॉप रखते हैं तो उस मार्केट का भी एक छोटा सा व्यापार मंडल बना होगा, ठीक है ना जी। जैसे कि मोरगंज में रखते हैं तो मोरगंज व्यापारी एसोसिएशन करके कोई ना कोई एसोसिएशन जरूर काम कर रही होगी। जैसे कि अभी मैं ना कुछ दिन पहले देख रहा था, इंटरनेट पे पिक थी, सहारनपुर की हौजरी मार्केट की एसोसिएशन बनी हुई है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो उनके बैनर पर देखा, और हौजरी मार्केट के जितने भी लोग थे वो सारे वहां पर अवेलेबल थे। तो बाबू ये भी रिसर्च पेपर ला सकते हैं अपना कि हमारे पास कितने कितने हौजरी के मैन्युफैक्चरर है सहारनपुर में,
और डेटा पब्लिश कर सकते हैं बाकायदा न्यूज़पेपर में कि इतने व्यापारी हो चुके हैं हौजरी मैन्युफैक्चर करने वाले सहारनपुर में, और डेटा आ जाएगा और वही किसी के काम आ सकता है। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट हेडिंग है मेरे पास न्यूज़पेपर एंड बिजनेस मैगजीन्स। बेटा न्यूज़पेपर भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्च करते हैं, आधे तो कॉपी करते हैं, कुछ है न्यूज़पेपर बहुत अच्छे, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है ना। बिजनेस न्यूज़पेपर काफी अच्छे हैं जो अपनी रिसर्च करते हैं, उसके बाद डेटा पब्लिश करते हैं, और बाबू उस डेटा का इस्तेमाल दुनिया करती है। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।